नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट मशीन फर्स्ट का जो है लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग कल के लेक्चर में जो है मशीनों का जो डीसी मशीन था उसमें जनित्र को पढ़ रहे थे और जनित्र के वर्गीकरण को हम लोग देख लिए थे कि जनित्र को कितने आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है। तो जनित्र का वर्गीकरण कुछ इस तरीके से था। इसमें हम लोग पहले टाइप के जनरेटर सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर को पढ़ रहे थे। ये है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का चित्र, जिसमें ये है फील्ड वाइंडिंग। ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का फील्ड वाइंडिंग है। फील्ड वाइंडिंग, इस फील्ड वाइंडिंग को क्या किया जाता है, सेपरेटली एक्साइटेड किया। सेपरेटली का मतलब है कि इसको किसी बाह्य स्रोत द्वारा एक्साइट किया जाता है। एक्साइट करने से क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है जो कि इस आर्मेचर में रखे कंडक्टर द्वारा कट किए जाते हैं। और कट करने से क्या होता है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है जिसको ईजी लिखते हैं, और इसका आर्मेचर का कुछ अपना प्रतिरोध होता है जिसको आरए लिखते हैं। और ये आईएल जो लोड को धारा सप्लाई की जा रही है आईएल होती है। तो आर्मेचर में भी यही धारा फ्लो होती है, जो आईएल जो लोड धारा है यही धारा आर्मेचर में भी फ्लो होती है। तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में क्या होता है, लोड धारा आर्मेचर धारा के बराबर होती है। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कैसे काम करता है इसको हम लोग कल देख लिए थे। आज हम लोग इसका जो है थ्योरी थोड़ा देख लेते हैं कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का थ्योरी कैसे लिखा जाएगा। तो ये रहा थ्योरी। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की फील्ड कॉइल को अलग से या एक्सटर्नल डीसी सोर्स द्वारा एनर्जाइज किया जाता है, इसीलिए इसे सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कहा जाता है, क्योंकि इसके फील्ड को सेपरेटली यानी बाहरी स्रोत द्वारा एक्साइट किया जाता है। और स्रोत कैसा होता है, डीसी। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में आर्मेचर धारा ही लोड धारा में प्रवाहित होती है, अतः IA बराबर IL होता है। यहाँ पर इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये लोड धारा ही इधर से घूम कर आएगी और आर्मेचर में यही धारा फ्लो होगी। तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में क्या होता है, लोड धारा और आर्मेचर धारा दोनों एक दूसरे के बराबर होती है, इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं IA बराबर IL। ये केवल सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के लिए मान्य होगा अभी फ़िलहाल के लिए। अभी हम आगे देखेंगे कि और जनरेटरों में IL और IA में क्या संबंध होता है। अब सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के टर्मिनल पर प्राप्त वोल्टेज का समीकरण। टर्मिनल पर वोल्टेज जो हम लोग कल डिराइव किए थे वो हमारा प्राप्त हुआ था V बराबर EG माइनस IARA, अर्थात जितना जनरेट हो रहा है हमारा, जितना डेवलप वोल्टेज है उसमें से जो है वोल्टेज ड्रॉप को घटा देंगे। ये वोल्टेज ड्रॉप आर्मेचर ड्रॉप था, इस आर्मेचर ड्रॉप को इसमें से घटा देंगे तो वो हमारा जो है टर्मिनल पर इतना वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। अब एक टर्म था ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप, जिसके बारे में मैंने बात किया था लास्ट में, और उसको बोला था मैं अगले लेक्चर में इसको बताऊंगा। तो ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप का क्या होता है, इसको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं, तब इसके थ्योरी को हम लोग देखेंगे। देखिए, ये हमारा रहा आर्मेचर। आर्मेचर पर ही ब्रश रखे होते हैं, और यहाँ से सप्लाई एक्सटर्नल सर्किट को या लोड को जाता है। ये हमारा IL है, और यही धारा हमारा आर्मेचर धारा भी होती है IA। ये EG हो गया और ये RA हो गया, और इधर फील्ड वाइंडिंग होती है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के लिए। तो ये हो गया हमारा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का चित्र, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप क्या होता है, देखिए ये आर्मेचर है, आर्मेचर पर ही कम्यूटेटर लगा होता है, और कम्यूटेटर सेगमेंट पर ही ब्रश रखे होते हैं, और उसी पर फ्रिक्शन द्वारा ये मोटर चलता है। तो ये ब्रश और कम्यूटेटर सेगमेंट के कॉन्टैक्ट बिंदु पर कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होता है। कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा। इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप। इसको जो है शॉर्ट में क्या लगते हैं हम लोग, BCD, ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं VV से। लैप बाइंडिंग के केस में
जो ब्रश की संख्या होती है वो पोल्स की संख्या के बराबर होती है, और वेब बाइंडिंग के केस में ब्रश की संख्या कितनी होती है, हमेशा 2 होती है वेब बाइंडिंग के संबंध में। तो यहाँ पर हम लोग 2 ब्रश को लेकर चल रहे हैं। अगर एक ब्रश में ड्रॉप इतना है, वीवी है, तो 2 ब्रशों पर ड्रॉप कितना हो जाएगा, 2 वीवी। इतना ही ड्रॉप यहाँ पर होगा, इतना ही ड्रॉप यहाँ पर होगा, तो टोटल ड्रॉप कितना आ जाएगा, टोटल BCD ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप बराबर 2 वीवी, इतना होगा। अब हम लोग जो इक्वेशन बनाए थे टर्मिनल वोल्टेज का, जो यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा था हमको, उसको हम लोग लिखे थे V बराबर EG माइनस IA RA, यही हमारा समीकरण था। लेकिन जब इसको हम लोग थोड़ा सा इसमें हम लोग BCD यानी ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप को भी शामिल कर लेंगे, तब देखिए इसका इक्वेशन किस तरीके से हो जाएगा। देखिए यहाँ से टोटल जो वोल्टेज डेवलप किया जा रहा है ये EG है, यहाँ से EG डेवलप किया गया EG। EG में से इस ब्रश पर कितना ड्रॉप हुआ, सबसे पहले EG में से IA RA जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है ये ड्रॉप होगा, तो EG में से IA RA ये ड्रॉप निकल जाएगा, घट जाएगा। फिर इस ब्रश पर ड्रॉप आएगा कितना, VV माइनस VV आ जाएगा। VV इसमें से EG में से ही कम हुआ VV। फिर आगे चलें तो आगे ये लोड है, लोड में भी ड्रॉप होगा, लोड RL है, और इसी में जो है IL धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें फिर से IL RL इतना ड्रॉप होगा। फिर इसके बाद यहाँ से करंट आगे बढ़ते हुए यहाँ पहुँचेगी, तो फिर से यहाँ दूसरा ब्रश है, दूसरे ब्रश पर भी VV के बराबर ड्रॉप होगा, VV के बराबर ड्रॉप होगा। अब ये चूँकि एक कंप्लीट लूप बन रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख देंगे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग EG लिख सकते हैं माइनस IA RA। देखिए यहाँ VV है, यहाँ भी VV, दोनों माइनस में है, तो इसको हम लोग 2 VV लिख देंगे। और इस IL RL को हम लोग क्या लिख सकते हैं, IL RL, इसी के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, और इसी के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, और इसको डिनोट करते हैं किससे, V से। तो ये माइनस V हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ हम लोगों को टर्मिनल वोल्टेज का जो है समीकरण निकालना है, तो बाकी जितने भी टर्म हैं इसको छोड़ के सबको उधर कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस V बराबर माइनस EG प्लस IA RA प्लस 2 VV। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो इस पूरे टर्म में से हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस V बराबर माइनस कोष्टक में EG माइनस IA RA माइनस 2 VV। इस माइनस से इस माइनस को काट देंगे, तो हमारा जो अब की बार जो ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप को लेने के बाद जो समीकरण प्राप्त होगा टर्मिनल वोल्टेज का, वो कुछ इस तरीके का होगा। V बराबर EG माइनस ये वाला टर्म IA RA माइनस 2 VB, ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज का समीकरण प्राप्त हो जाएगा जब हम ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप को लेंगे, तो कंसीडर करेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन में बोला गया रहता है, अगर हमको न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो उसमें बोला जाता है कि प्रत्येक ब्रश पर 2 वोल्ट या 1 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है, 0.5 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है, तो टर्मिनल पर प्राप्त वोल्टेज प्राप्त करिए। अगर ऐसा दिया रहेगा कि ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, तब हम लोग इसको, अगर लेना रहेगा तो इस समीकरण को यूज करेंगे, और नहीं लेना रहेगा तो इस समीकरण को यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद जो है हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का जो है डेवलप्ड पावर और लोड को दी गई पावर यानी पावर आउटपुट को निकालेंगे। देखिए इसी में हम लोग समझते हैं, इसी फिगर से यहाँ पर हम लोग P बराबर, हम लोग जानते हैं पावर बराबर क्या होता है, पावर जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं शक्ति। शक्ति का हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कई फॉर्मूले पढ़े थे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला फार्मूला था क्या, P बराबर
वी आई था, और दूसरा फार्मूला था, ये पहला फार्मूला हो गया, दूसरा फार्मूला था P बराबर आई स्क्वायर आर, और तीसरा फार्मूला था P बराबर वी स्क्वायर बाई आर, और चौथा फार्मूला था P बराबर वी क्यू। इतना फार्मूला होता है हमारे पास। तो इसमें से हम लोग कोई फार्मूला यूज करके पावर को यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो हमको अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि डेवलप्ड पावर निकालना है। सेपरेटली यहाँ लिखेंगे, सेपरेटली एक्साइटेड जनित्र में डेवलप्ड पावर, इसको हम लोग PD से लिखेंगे डेवलप्ड पावर को। तो PD बराबर क्या हो जाएगा, देखिए P बराबर VI होता है, तो V की जगह देखिए जितना उत्पन्न हो रहा है डेवलप्ड पावर, यहाँ पर V की जगह हम लोग EG लेंगे। EG क्या है, एक वोल्टेज है जो डेवलप किया जा रहा है, और करंट लेंगे, करंट कितना है IA। IA की जगह IL भी लिख सकते हैं, क्योंकि IA और IL इसमें दोनों बराबर हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में। तो ये हमारा हो गया डेवलप्ड पावर, ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का डेवलप्ड पावर हो गया। इसके बाद जो है दूसरा पावर क्या होता है, दूसरा होता है सेपरेटली एक्साइटेड जनित्र द्वारा लोड को दी गई शक्ति, जिसको हम लोग P आउटपुट लिखते हैं, P आउट। तो P आउटपुट कितना हो जाएगा, देखिए P आउटपुट होगा आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। यहाँ डेवलप्ड वोल्टेज डेवलप्ड करंट था, और आउटपुट के लिए निकालेंगे तो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट हो जाएगा। तो आउटपुट वोल्टेज हमारा जो लोड को मिल रहा है वो क्या है, ये है हमारा V, जिसको हम लोग टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, ये हमारा V है। तो आउटपुट वोल्टेज V और आउटपुट करंट कितना है IL, ये हमारा हो जाएगा आउटपुट पावर सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर द्वारा। अब इसके बाद इतना पावर डेवलप हो रहा है, इतना पावर लोड को मिल रहा है, तो इन दोनों का अंतर अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा पावर लॉस। अगर इतनी पावर डेवलप हो रही है, इतनी ही लोड को पहुंच रही है, बाकी बीच की पावर कहाँ गई, लॉस हो गई। तो हम लोग इसमें लिखेंगे तीसरा, सेपरेटली एक्साइटेड जनित्र में पावर लॉस, पावर लॉस क्या हो जाएगा PL पावर लॉस। तो ये हो जाएगा PD माइनस P आउट, जितना डेवलप हो रहा है, जितना लोड को पहुंच रहा है उसका अंतर। तो PL बराबर हमारा हो जाएगा PD कितना हमारा EGIA माइनस VIL, ये हमारा हो गया पावर लॉस। तो ये PD, P आउट, PL, ये प्रत्येक जनरेटर में हम लोग ऐसे ही निकालेंगे कि जितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है, कितना करंट जनरेट हो रहा है, उसका गुणा कर देंगे तो हमारा PD निकल जाएगा। और P आउट निकालने के लिए टर्मिनल पर जो वोल्टेज रहेगा और लोड में जो धारा रहेगी उसको गुणा कर देंगे तो हमारा P आउट निकल जाएगा। और लॉस निकालने के लिए PD और P आउट का जो है हम लोग डिफरेंस ले लेंगे, तो हमको जो है PL निकल जाएगा, जो कि पावर लॉस है। तो ये रहा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के जितने भी
इम्पोर्टेंट जो है फॉर्मूले थे इसको हम लोग देख लिए हैं। अब इसका थ्योरी किस तरीके से लिखना है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। देखिए ये आउटपुट वोल्टेज का समीकरण तक देख चुके थे। इसके बाद हमारा है ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप। डीसी मशीनें को कम्यूटेटर था ब्रश के बीच संपर्क प्रतिरोध होने के कारण ब्रश पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, जो मैंने अभी बना के दिखाया था कि ब्रश पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसे ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप कहते हैं। इसे शॉर्ट में BCD से लिखते हैं। यदि प्रत्येक ब्रश पर VV ड्रॉप लें, VV लें तो टर्मिनल वोल्टेज का समीकरण निम्नवत होगा। अभी मैंने इसका डेरिवेशन करके भी दिखाया था कि V बराबर क्या हो जाएगा। अगर BCD को लिया जाए, ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप को अगर हम लोग शामिल कर लें, जो आउटपुट वोल्टेज का समीकरण होता है उसमें शामिल कर लें, तो ये हमारा आउटपुट वोल्टेज का समीकरण कुछ इस तरीके से मिल जाता है, जिसमें V बराबर होता है EG माइनस IARA माइनस 2VV। ये बहुत ही ज़रूरी फार्मूला है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इस पर हम लोग अभी आगे चल के जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा इस पर हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अगला टॉपिक हमारा था DC जनित्र में डेवलप्ड पावर, जिसको हम लोग PD लिखे थे। तो DC जनित्र में जो विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है उसे डेवलप्ड पावर कहते हैं। जो आर्मेचर में उत्पन्न होती है शक्ति उसको हम लोग बोलते हैं डेवलप्ड पावर। तो डेवलप्ड पावर का फॉर्मूला अभी हम लोग डिराइव किए थे, इसे PD से लिखते हैं। PD बराबर हमारा हो जाएगा EG इंटू IA सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर के लिए। अभी हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर पढ़ रहे हैं तो उसी के लिए ये फॉर्मूला होगा। अब अगला है हमारा DC जनित्र की आउटपुट पावर। DC जनरेटर की वह शक्ति जो लोड को दी जाती है उसे जनित्र की आउटपुट पावर कहते हैं। इसे P आउट से डिनोट करते हैं या लिखते हैं। तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के लिए P आउट का मान कैसे होगा, देखिए P आउट बराबर VIA या VIL, क्योंकि IA और IL क्या होता है सेपरेटली एक्साइटेड में बराबर होता है। तो ये हो गया हमारा P आउट का समीकरण। और इसके बाद हमारा है जनित्र में शक्ति ह्रास या पावर लॉस। तो पावर लॉस क्या होगा, शक्ति हानि। जो विकसित शक्ति है डेवलप्ड पावर है और आउटपुट पावर है उसका अंतर ले लेंगे तो हमारा जो है पावर लॉस निकल जाएगा। तो पावर लॉस बराबर क्या हो जाएगा PD माइनस P आउट। अब आ जाते हैं हम लोग DC जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल का समीकरण। तो DC जनरेटर द्वारा जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का समीकरण होता है इसको हम लोग देखिए एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले जनरेटर को बना लेते हैं जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर हमारा होता है, क्योंकि हम लोग अभी उसी को पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा फील्ड सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का, और ये रहा आर्मेचर, इस पे ब्रश, और ये रहा एक्सटर्नल सप्लाई, और ये रहा हमारा लोड। इसके क्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, इसके डिनोट करते हैं V से। और ये हमारा RL हो गया, और ये IL हो गया, और ये IA आर्मेचर धारा, और ये हमारा EG हो जाएगा। इधर प्लस इधर माइनस, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस। तो ये हमारा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर बन के तैयार हो चुका है। देखिए इसमें जो आर्मेचर होता है इसी को हम लोग जो है, आर्मेचर की एक सॉफ्ट भी होती है शाफ्ट, इसको हम लोग किसी प्राइम मूवर से जोड़ के रखते हैं। प्राइम मूवर का मतलब है किसी डीजल इंजन या फिर पेट्रोल इंजन से इसको कपल करके रखते हैं। ये हमारा हो गया प्राइम मूवर। प्राइम मूवर का मतलब है जो इसको घुमाने का काम करता है। इस तरीके से जो घुमाने का काम करेगा उसको बोलते हैं प्राइम मूवर। आप लोग शादी ब्याह में देखे होंगे
उसमें एक अल्टरनेटर लगा रहता है, वो भी जनरेटर ही होता है, और उसको घुमाने के लिए क्या करते हैं, पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन उसकी शाफ्ट से उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये इसका शाफ्ट हो गया आर्मेचर का, और ये प्राइम मूवर का शाफ्ट हो गया, दोनों को मैकेनिकली कपल्ड कर देते हैं। अब कपल्ड कर देंगे तो हमारा जनरेटर का डेफिनेशन क्या होता है कि वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे, उसी को हम लोग बोलते हैं जनरेटर। तो ये हमारा पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा देता है इस शाफ्ट के माध्यम से, और यह जनरेटर उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके देता है हमको। तो विद्युत ऊर्जा जो हमको प्राप्त होती है वो मैकेनिकल एनर्जी से प्राप्त हो रही है, उसको किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे कि हमको कितनी पावर मिलेगी। कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए ये हमारा ये जनरेटर एन स्पीड से घूम रहा है, एन स्पीड का मतलब क्या है, ये रोटेशनल स्पीड है, यानी घूर्णन गति है। ये प्राइम मूवर जनरेटर की शाफ्ट को एन आरपीएम स्पीड से घुमा रही है। आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रोटेशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितने रोटेशन हो रहे हैं। मान लेते हैं एन रोटेशन हो रहा है, इतनी स्पीड से ये प्राइम मूवर इस शाफ्ट को घुमा रहा है। और यहाँ फील्ड से, ये जो हमारा फील्ड है, जब इसमें एक्सटर्नल सप्लाई देंगे, इससे हमारा फ्लक्स कितना निकल रहा है, मान लेते हैं फाई निकल रहा है। जब इसको एक्सटर्नल सप्लाई से एक्साइट करेंगे तो इसमें से हमारा जो फ्लक्स उत्पन्न होगा उसको हम लोग मान लेते हैं फाई। और ये आर्मेचर है, आर्मेचर में कंडक्टर होते हैं, जो आर्मेचर की कॉइल होती है, मैं दिखाया था कल या परसों जो लेक्चर में दिखाया था कि आर्मेचर में क्या होती हैं, कॉइल्स होती हैं। तो कॉइल्स को हम लोग कंडक्टर के रूप में भी मान सकते हैं कि कंडक्टर है। अगर आर्मेचर में हमारा जेड कंडक्टर हो, कुल कंडक्टरों की संख्या जेड हो, तो इस जो है आर्मेचर को जब हम लोग घुमाएंगे स्पीड से, तो हमारा जो डेवलप ईएमएफ होगा, जो ईएमएफ उत्पन्न होगा, वो ईजी बराबर क्या होगा, जेड एन पी फाई बाई 60 ए होता है। ये हमारे प्रत्येक जनरेटर के लिए एक स्टैंडर्ड समीकरण होता है, ये बोल्ट में होता है, इतना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब यहाँ पर जितने भी टर्म आए हैं उनको देख लेते हैं कि ये क्या क्या है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ईजी। ईजी क्या है हमारा, ये जनरेटेड वोल्टेज है, और एन क्या है, 1 मिनट जनरेटेड वोल्टेज हो गया। इसके बाद जेड आता है, जेड क्या है, आर्मेचर में कंडक्टरों की संख्या, कंडक्टरों की संख्या। और एन क्या है, एन हमारा आरपीएम में स्पीड है, आरपीएम में घूर्णन गति है। और फाई क्या है, ये फाई यहाँ से जो फ्लक्स बन रहा है प्रति पोल, फाई वेबर में प्रति पोल उत्पन्न फ्लक्स है। इसके बाद बचा क्या, ए क्या है हमारा, ये हमारा है आर्मेचर वाइंडिंग में समांतर पाथों की संख्या, समांतर पाथों की संख्या।
तो जितने भी इसमें टर्म आए थे इसको हम लोग जान लिए कि कौन क्या है। ये हमारा जो है एक मानक समीकरण होता है, स्टैंडर्ड समीकरण होता है। अब हमारे जनरेटर जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है दो टाइप की होती है, एक लैप बाइंडिंग होती है, एक वेव बाइंडिंग होती है। एक लैप बाइंडिंग होती है, एक वेव बाइंडिंग होती है। तो उसमें जो है पहले में क्या होता है, एक जो लैप बाइंडिंग होता है उसमें A बराबर P होता है। जो लैप बाइंडिंग होता है LAP, लैप वाइंडिंग, और दूसरा क्या था, वेव बाइंडिंग। ये दो टाइप की हमारी आर्मेचर की बाइंडिंग होती है। तो पहले वाले में क्या होता है, A बराबर P होता है, और दूसरे में क्या होता है, A बराबर 2 होता है। तो ये स्टैंडर्ड समीकरण है। जब हमको लैप बाइंडिंग के लिए बोला जाएगा तो इसमें A बराबर P रख देंगे, और जब वेव बाइंडिंग के लिए यूज किया जाएगा तो A बराबर 2 रख देंगे। तो हम लोगों को अलग अलग जनरेटर जो वाइंडिंग होती है उसके लिए जो है EG का मान प्राप्त हो जाएगा। मैं इसको करके भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए इधर, ये हमारा हो जाएगा लैप वाइंडिंग के लिए, लैप बाइंडिंग के लिए EG बराबर क्या हो जाएगा, EG ZN/P/60। ये मानक समीकरण होता है हमारा। और लैप बाइंडिंग में A बराबर P होता है। तो A बराबर P होता है तो A को P से हम लोग काट सकते हैं। तो EG बराबर हो जाएगा ZN/60 वोल्ट। ये किसके लिए हो गया, ये हमारा हो गया लैप बाइंडिंग के लिए। और वेव बाइंडिंग के लिए निकालेंगे तो वेव वाइंडिंग के लिए EG बराबर हमारा हो जाएगा ZN/P/60 A। तो हम लोग जानते हैं कि वेव बाइंडिंग में क्या होता है, A बराबर 2 होता है, तो इसमें रखेंगे तो EG बराबर हो जाएगा ZN/P/60 गुणे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा EG बराबर ZN/P/120 वोल्ट। तो ये हमारा वेव बाइंडिंग के लिए हो गया। यदि आप अपना बर्डन नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो यही फॉर्मूला, जो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसी को याद रखिए और इसी में अपना A बराबर P और A बराबर 2 रख के वेव और लैप के लिए आप निकाल सकते हैं वोल्टेज को। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप केवल यही फॉर्मूला याद रखिए। इसमें केवल इतना ध्यान रखिए कि लैप बाइंडिंग में जो होता है A बराबर P होता है, और वेव बाइंडिंग में A बराबर 2 रखते हैं। तो आप किसी भी प्रश्न को जब क्वेश्चन में दिया जाएगा कि ये आर्मेचर लैप बाइंडिंग है या वेव बाइंडिंग है, उसमें इसके अनुसार जो है A का मान रख के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इसका थ्योरी लिखने का ज़रूरत तो पड़ेगा ही, तो इसका थ्योरी देख लेते हैं हम लोग। देखिए, किसी DC जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल का समीकरण, किसी DC जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मानक समीकरण EG बराबर ZN/P/, या ZN/P/60 A वोल्ट होता है। ये हमारा मानक समीकरण है। अब यहाँ पर वही चीज़ कि कहाँ पर क्या, कौन सा टर्म क्या कहलाता है, इसको हम लोग डिटेल में यहाँ लिख दिए हैं कि DC मशीन या जनित्र के मानक समीकरण, मानक EMF समीकरण EG बराबर ZN/P/60 A में EG क्या है, उत्पन्न विद्युत वाहक बल है, और Z क्या है, आर्मेचर में कुल कंडक्टरों की संख्या है, और इसके अलावा N क्या है, मशीन की RPM में घूर्णन गति है, और फाई क्या है, प्रति पोल उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स है जिसको हम लोग वेबर में नापते हैं, और हमारा A क्या है, आर्मेचर में समांतर पाथों की संख्या है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
उसका यथावत सलूशन दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।